हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नलिन और ये हमारे चैनल का नाम तो आपने देखा होगा। ये हमारे चैनल का पहला वीडियो है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना, हमें बहुत खुशी होगी। आज मैंने एक वीडियो डाला है जिसमें मैं आपको ज्योग्राफी क्लास 7th चैप्टर 1 एनवायरनमेंट को अच्छे से समझाऊंगा, जिससे आप अपने एग्ज़ाम्स में अच्छा करेंगे। तो इस चैप्टर का नाम है एनवायरनमेंट। After the long vacation, when Ravi started going to school again, he noticed that he only playground next to his school was dug up. मतलब एक लंबी वेकेशन के बाद रवि ने स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया फिर से। उसने नोटिस किया कि उसके स्कूल के साइड में उसका प्लेग्राउंड है वो खुदाई हो रहा है उसमें। वहाँ लोग कहते हैं पीपल सेड दैट अ ह्यूज बिल्डिंग विथ मैनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड हेयर। लोग कहते हैं कि एक बड़ी बिल्डिंग बहुत फ्लैट्स की वहाँ पे बनेगी। रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स। रवि को बस रोना ही आ गया था। When he realized that the big playground with its soft grass, marigolds and butterflies is gone forever, रवि ने रियलाइज़ किया कि वो बड़ा प्लेग्राउंड जिसमें बहुत सॉफ्ट घास थी, मैरीगोल्ड्स के फूल थे, तितलियाँ थी, और वो हमेशा के लिए चली गई। उसने अपनी फीलिंग्स शेयर की अपने दोस्तों के साथ एक असेंबली में। द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व सी हाउ आवर एनवायरनमेंट इज चेंजिंग। प्रिंसिपल थे, उन्होंने बहुत दुखी में कहा कि देखिए हमारा एनवायरनमेंट कैसे बदल रहा है। In the class, Ravi asked his teacher, "What is environment?" कक्षा में रवि ने अपने अध्यापिका से पूछा कि एनवायरनमेंट क्या होता है। फिर अध्यापिका बोलती है कि वॉट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग से द टीचर। मतलब आप जो एनवायरनमेंट पे देखते हैं, घास फूस, पेड़, पत्ते, चिड़िया, वो सब एनवायरनमेंट से ही रिलेटेड हैं। हाँ, Ravi thought aloud that means the school buildings, tables, chairs in the classroom, even that open field, the road, the garbage, my friends, all are parts of our environment. रवि सोचता है कि इसका मतलब कि जो स्कूल की बिल्डिंग, टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, ओपन फील्ड है, रोड है, कचरा है और जो मेरे दोस्त हैं और जो सारी चीज़ें हैं वो सारी एनवायरनमेंट है। टीचर बोलती है यस, हाँ, बट वेट, सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर। लेकिन कुछ चीज़ें नेचर से बनाई गई हैं, जैसे माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स। अदर्स आर मेड बाय पीपल। जैसे कि जो ये चीज़ें नेचर से बनी हैं वो हैं माउंटेन्स, पहाड़, नदी, पेड़, पक्षी और जानवर। अदर्स आर मेड बाय पीपल, फॉर एग्जाम्पल रोड्स, कार्स, क्लोथ्स, बुक्स। और जो बाकी चीज़ें वो इंसानों ने बनाई हैं, जैसे कि सड़कें, गाड़ियाँ, कपड़े, किताबें। नाउ वर्क इन पेयर्स। चलो ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये एक एक्टिविटी है, चलो अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ लेना। हाँ, अब लिखा है रवि, परमजीत, जेसी, मुस्ताफ़ा, आशा वर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट। में रवि, परमजीत, जेसी, मुस्ताफ़ा, आशा सब बहुत उत्सुक थे में लिस्ट बनाने के लिए। उस लिस्ट का टॉपिक था वाई इज़ आवर एनवायरनमेंट चेंजिंग। फिर दूसरा कोई बोलता है कि इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स। मतलब जो हमारी जो चीज़ें हमको चाहिए वो इसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट बदल रहा है। अब एनवायरनमेंट, अब मैं आपको अच्छे से बताता हूँ एनवायरनमेंट होता क्या है। एनवायरनमेंट इज़ आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। Environment is our basic life support system. It provides the air we breathe. यानी जो environment होता है वो हमारा एक बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, जो हमको सांस लेने के लिए हवा, जिसको ऑक्सीजन कहते हैं, वो देता है। पानी जो हम पीते हैं वो देता है। खाना जो हम खाते हैं वो देता है। वो लैंड जिसमें हम रहते हैं। हाउ डू ह्यूमन्स बिगिन्स मॉडिफाई दिस नेचुरल एनवायरनमेंट। जो लोग इंसान थे उन्होंने नेचुरल एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कैसे किया। जैसे कि एक कार है, वो बहुत पॉल्यूट करती है एयर से। वाटर एक पॉट में कलेक्टेड होता है। फूड इज सर्व्ड इन वेसल्स एंड लैंड इज यूज्ड टू बिल्ड फैक्ट्रीज। ह्यूमन जो इंसान होते हैं वो गाड़ियाँ बनाते हैं, मिल्स बनाते हैं, फैक्ट्रीज बनाते हैं और मैन्युफैक्चर कंटेनर्स बनाते हैं।
इन सभी चीज़ें ये वो चीज़ें हैं जो अपनी जो दिस इज़ हाउ ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई नेचुरल एनवायरनमेंट। अब नेचुरल एनवायरनमेंट, अब जो एनवायरनमेंट है वो 3 तरह के होते हैं, यानी कॉम्पोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट 3 तरह के होते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट और ह्यूमन एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट यानी लिविंग थिंग्स, लैंड, एयर, वाटर। हाँ, लैंड वो चीज़ है, लैंड नीचे जो ब्रैकेट में लिथोस्फेयर लिखा है ये आप ज़रूर याद करना कि लिथोस्फेयर, चलो मैं आपको इंग्लिश में समझाता हूँ। द हार्ड टॉप लेयर और द क्रस्ट इज कॉल्ड द लिथोस्फेयर। द हार्ड टॉप लेयर और द क्रस्ट इज कॉल्ड लिथोस्फेयर। और नेचुरल एनवायरनमेंट में एयर यानी एटमॉस्फेयर को डिफाइन, एटमॉस्फेयर यानी अ ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ, अ ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ। फिर उसके बाद आता है वाटर, पानी। फिर नीचे लिखा है हाइड्रोस्फेयर। हाँ, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, ठीक है। तो हाइड्रोस्फेयर को डिफाइन करेंगे, हाइड्रोस्फेयर यानी जो सारा पानी का पोर्शन होता है, यानी ओशन, पॉन्ड, सी, लेक, रिवर और भी बहुत चीज़ें। और उसके बाद इन तीनों को मिलाकर बनता है बायोस्फीयर यानी लिविंग थिंग्स, जिसमें तीनों होती है, लैंड होता है, एयर भी होता है, वाटर भी होता है, यानी लिथोस्फीयर प्लस एटमॉस्फेयर प्लस हाइड्रोस्फीयर, तीनों को मिलाकर बनता है बायोस्फीयर, ठीक है। अब उसके बाद होता है ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट यानी जो इंसानों ने जो चीज़ें बनाई हैं, जैसे कि बिल्डिंग्स जहाँ हम लोग रहते हैं, पार्क जहाँ छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, झूले होते हैं, ब्रिजेस जहाँ अपनी गाड़ियाँ चलाते हैं या नज़ारा देखते हैं, फिर रोड सड़कें जहाँ जिसने इंसानों ने बनाया है, जहाँ हम अपनी गाड़ियाँ चलाते हैं, मॉन्यूमेंट्स जैसे कि ताजमहल, कुतुब मीनार और रेड फोर्ट जो इंसानों ने बनाए हैं, इंडस्ट्रीज़ यानी फैक्ट्रीज जिससे बहुत पॉल्यूशन होता है, ये ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट्स होते हैं। अब तीसरा एनवायरनमेंट है ह्यूमन यानी इंसान में बहुत तरह के एनवायरनमेंट होते हैं, जैसे कि इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल यानी आप अकेले, फिर फैमिली या आपका एक बीवी बच्चे, फिर उसके बाद एक कम्युनिटी, फिर उसके बाद रिलीजन जैसे कि मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू, पारसी, फिर उसके बाद एजुकेशनल यानी स्कूल में, फिर इकोनॉमिक, फिर उसके बाद न्यूज़ में आप जो पॉलिटिकल सिचुएशन देखते हैं वो भी। बस ये थे कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। और उसके बाद इंक्रीजिंग डे बाय डे वी आर देयर फॉर मॉडिफाइंग एट टाइम्स इवन डिस्ट्रॉइंग आवर नेचुरल सराउंडिंग्स। डे बाय डे इंक्रीज होते होते हम अपने नेचुरल सराउंडिंग्स को डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं, टीचर ने रिप्लाई करा। हाँ, एनवायरनमेंट में 2 तरह के होते हैं एलिमेंट्स, एक होता है बायोटिक और एक होता है एबायोटिक। बायोटिक यानी वो दुनिया जिसमें सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, यानी वो ऑर्गेनिजम्स जो जीते हैं, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, हम। और एबायोटिक यानी वो दुनिया, उस दुनिया में सारे नॉन लिविंग एलिमेंट्स रहते हैं, यानी जो ज़िंदा नहीं रहते, मतलब जो हमारी तरह ज़िंदगी नहीं, जैसे कि जो हमारे सराउंडिंग्स है, जैसे कि बेड, चेयर, टेबल, ये सारी नॉन लिविंग है, ये सारी एबायोटिक में आएगी। हाँ, फ्रॉम द अबव कंजर्वेशन यू अंडरस्टैंड दैट द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड द नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। यानी जो जगह, लोग, चीज़ें और जो नेचर हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सराउंड करती है उनको एनवायरनमेंट बोलते हैं। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फेनोमेना, यानी जो नेचुरल और ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट है, इन दोनों को मिलाकर एक फेनोमेना बनता है जिसको बोलते हैं एनवायरनमेंट। वाइल द नेचुरल एनवायरनमेंट रिफर्स टू बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक, अभी मैंने आपको क्या बताया, बायोटिक और एबायोटिक के बारे में। तो जो नेचुरल एनवायरनमेंट होता है वो बायोटिक और एबायोटिक कंडीशंस में होता है। उसके बाद नेचुरल एनवायरनमेंट, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट। यानी जो लैंड है, मतलब यानी जो ज़मीन है, पानी है और हवा है, पेड़ पौधे हैं, एनिमल्स हैं, वो सारा नेचुरल एनवायरनमेंट ही है। हम लोग भी यू आर फैमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, यानी हम लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर से है फैमिलियर। मैंने आपको भी क्या बताया था, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, बताइए
कि lithosphere is the solid crust or the hard top layer of the earth. Lithosphere is the solid crust or the hard top layer of the earth. It is made up of rocks, मिनरल्स, थिन लेयर ऑफ सॉइल। एंड जो लिथोस्फेयर वो एक सॉलिड क्रस्ट हार्ड टॉप लेयर है अर्थ के ऊपर, जो रॉक से बनी है, मिनरल से बनी है, और एक थिन लेयर सॉइल की, यानी जो है मिट्टी, उससे है। इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस विथ वेरियस लैंडफॉर्म। इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस विथ वेरियस लैंडफॉर्म्स, यानी एक माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज, एट्सेट्रा। Landforms are found over the continents and also on the ocean floors. Landforms are found over the continents and also on the ocean floor. Lithosphere is a domain that provides us forest, grassland for grazing. यानी लिथोस्फेयर एक ऐसी डोमेन है ना जो हमको जंगल और ग्रास लैंड जिसमें हम ग्रेजिंग करते हैं, लैंड वो ज़मीन जिसमें हम खेती करते हैं, और बाकी ह्यूमन सेटलमेंट्स। इट इज़ ऑल्सो सोर्स फॉर मिनरल वेल्थ, यानी ये जो लैंड है ये एक मिनरल वेल्थ का भी सोर्स है। अब हाइड्रोस्फीयर, जैसे कि मैंने आपको बताया था, द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर टू एज हाइड्रोस्फीयर, यानी जो डोमेन ऑफ वाटर है उसको हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। चलो आपको अच्छे से समझ नहीं आया, हाइड्रोस्फीयर का मतलब होता है ओशन, सी, पॉन्ड्स, लेक, रिवर और बहुत चीज़ें जो पानी से रिलेटेड है। और फिर उसके बाद इट कंप्राइजेज वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज़। मैंने आपको अभी यही बता दिया, यानी जो हाइड्रोस्फीयर में बहुत तरह की अलग अलग सोर्सेज होती हैं वाटर की ना, जैसे कि रिवर्स, लेक्स, सीज, ओशन एट्सेट्रा। इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब एटमॉस्फेयर, द एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ, यानी एटमॉस्फेयर एक एयर का थिन लेयर है जो अर्थ के आजू बाजू घूमता है। मतलब चलो आप ये मत समझ देना, हिंदी में अगर पूछे आजू बाजू घूमता है ये मत लिख देना, लेकिन ये जो एटमॉस्फेयर होता है वो एक ऐसी चीज़ होती है जिसके द्वारा हम सांस लेते हैं और बाकी चीज़ें। उसके बाद द ग्रेविटेशनल फोर्स of the air, that's the gravitational force of the earth holds the atmosphere around it. It protects us from the harmful rays and scorching heat from the sun. हाँ, और वो कौन सी लेयर होती है बताना ज़रा। हाँ बिल्कुल करेक्ट, उसका नाम होता है ओजोन लेयर। ठीक है, चलो अभी ओजोन तो आपको बाद में बताऊंगा। अभी उसके बाद हाँ, अब जो एटमॉस्फेयर है उसमें हर तरह, और उसमें गैसेस होती हैं, मिट्टी बारूद होते हैं यानी डस्ट होती है, और वाटर वेपर होते हैं। ठीक है, और द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर क्लाइमेट, यानी अगर एटमॉस्फेयर में कुछ चेंज होता है वो चेंज वेदर यानी जो मौसम होता है उसमें भी चेंज दिलाता है। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर। मैंने आपको बायोस्फीयर के बारे में बताया था, यानी जो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, तीनों को मिलाकर जिसमें तीनों चीज़ें होती हैं उनको बायोस्फीयर बोलते हैं। यानी जो प्लानट नहीं, जो प्लांट और एनिमल किंगडम है वो एक साथ बनता है बायोस्फीयर, जहाँ पे बायोस्फीयर को ऐसा डिफाइन करेंगे, इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरैक्ट विथ ईच अदर, यानी लिथोस्फीयर यानी लैंड, हाइड्रोस्फीयर यानी वाटर, एटमॉस्फेयर यानी एयर, ये तीनों इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। अब ग्लॉसरी, इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम इट इज़ अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी एक तरह का सिस्टम है जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरेक्शन से फॉर्म होता है विथ ईच अदर एंड द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव, ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। अब अगला, व्हाट इज इकोसिस्टम? एट एन एनसीसी कैंप सॉरी मेरे को खांसी है, एट एन एनसीसी कैंप दैट रवी's क्लास वॉज अटेंडिंग, यानी एनसीसी कैंप में जो रवि अटेंड कर रहा था, जैसे एक्सक्लेम, जैसे ने कुछ पूछा, व्हाट इज़ अ हैवी डाउनपोर, यानी कितना मतलब हैवी डाउनपोर है। इट रिमाइंड्स मी माई होम इन केरला, ये मुझे अपने केरला में उस घर की याद दिलाता है। You should come and see how it pours and pours and pours over the lush green fields and coconut plantations. Hira from Jaisalmer exclaimed, "We get no rains, we see only in kikar and sand, as far as the eyes can see. But you can also find camels," said Ravi. Hira said,
not just camel. If you visit our desert, you will see snakes, lizards and many insects too. यानी हीरा कहती है सिर्फ कैमल्स ही नहीं, अगर आप हम अपने मेरे डेजर्ट में आते हैं तो आपको सांप, छिपकली और बहुत सारे के कीड़े मकोड़े दिखते हैं. Ravi wondered, why do the animals, the vegetation and the people live vary from place to place. रवि ने सोचा कि ये जो सारे एनिमल्स, वेजिटेशन और जो लोग होते हैं वो एक दूसरे से अलग क्यों होते हैं. आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर. ओ यस, वेरी मच सो, द टीचर रिप्लाइड. यानी अरे हाँ, कुछ ज़्यादा ही. द टीचर रिप्लाइड, ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स. यानी जो सारे प्लांट्स होती हैं, एनिमल्स होती हैं, वो हमारी सराउंडिंग्स में डिपेंड करती हैं. ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. यानी वो इंटरडिपेंडेंट होती है एक दूसरे की तरफ. दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स बी एन इकोसिस्टम. यानी जो सारा रिलेशन मैंने आपको भी समझाया, ये फॉर्म करता है एक इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन्स, लेक, रिवर, ओशन और एक स्मॉल पॉन्ड. डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड्स प्लेड फॉर्म एन इकोसिस्टम. यानी आप अगर सोचते हैं कि जो रवि और उसके दोस्त हैं वो जो जहाँ खेलते हैं वो भी एक इकोसिस्टम होता है, ऐसा नहीं है. जो पार्क है वो ह्यूमन मेड है, वो इकोसिस्टम में नहीं आएगा. हाँ, और आपको तो ये पता ही होगा कि हर साल 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है. ये आप याद रखना, पक्का एग्ज़ाम में आपके परीक्षा में आएगा कि ऑन 5th June एवरी ईयर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड. हाँ, अब ग्लॉसरी. बार्टर सिस्टम. चलो बार्टर सिस्टम मैं आपको बताता हूँ. बार्टर सिस्टम एक ट्रेड होता है. ट्रेड होता है कि सामान की अदला बदली. जैसे कि मेरे पास एक पेंसिल है, मेरे दोस्त के पास एक रबर है, हम ट्रेड करेंगे. यानी मेरे को मिलेगी रबर और उसको मिलेगा पेंसिल. और एक बार्टर सिस्टम, इट इज़ अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी. यानी बार्टर सिस्टम एक ऐसा ट्रेड सिस्टम है जिसमें जो गुड्स हैं वो पैसों के बिना यूज से चेंज करी जाती है, यानी अदला बदली. हाँ, फिर अब आता है आखिरी में ह्यूमन एनवायरनमेंट. ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स. यानी जो इंसान होते हैं वो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन अगर उनको कुछ चाहिए तो वैसे ही अपने नीड्स के द्वारा वो एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करते हैं. अर्ली ह्यूमन्स एडेप्टेड देमसेल्व्स टू द नेचुरल सराउंडिंग्स. अर्ली ह्यूमन्स यानी जो हमारे जो, चलो मैं अर्ली ह्यूमन्स को आती वो सिखाता हूँ. अर्ली ह्यूमन्स जो देमसेल्व्स एक नेचुरल सराउंडिंग्स में रहते थे, वो एक आसान ज़िंदगी जीते थे और जो उनको रिक्वायरमेंट्स चाहिए थे वो अपने आप लेते थे, फुलफ़िल करते थे. जो उनके पास नेचर था, जो खाना था, पीना था, वो सब उनको वहीं मिल जाता था, उनको कुछ मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी. उसके बाद जब तक टाइम आगे बढ़ता गया, वो जो हमारा जो एनवायरनमेंट है वो और मॉडिफाई होता गया. उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया, उन्होंने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने एक सेटल लाइफ जीने लगे. हाँ, द व्हील वॉज इन्वेंटेड, सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस. जब व्हील बनी थी उससे फूड प्रोड्यूस होता था. और फिर उसमें आया बार्टर सिस्टम, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें बार्टर सिस्टम आ जाता था. ट्रेड स्टार्टेड एंड कमर्स डेवलप्ड. एंड जब ट्रेड स्टार्ट हुआ तब कमर्स भी आया. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एनेबल्ड लार्ज स्केल प्रोडक्शन. यानी जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी उन्होंने बहुत लार्ज स्केल की प्रोडक्शन को एनेबल किया. यानी जो सारा बिल्डिंग्स थी वो सारी और बड़ी हो गई और ट्रांसपोर्टेशन हुआ. फिर ट्रांसपोर्टेशन बिकेम फास्टर. फिर उसके बाद जो सारा हम करते हैं टेलीफोन से या तो और कुछ भी, वो सारा ट्रांसपोर्टेशन और आगे मतलब स्पीड हो गया. फिर इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड. फिर उसके बाद जो सारी इन्फॉर्मेशन होती है वो अब आसान होती है और बहुत तेज़ होती है. फिर आपने कभी हैव यू एवर थॉट व्हाइल यू लव ईटिंग अ जूसी वाटरमेलन इन समर. हाँ, आपने कभी क्या ऐसा सोचा है कि आपको एक जूसी तरबूज मिल जाए समर में तो कितना मज़ा आ जाता है वो. हाँ, फिर और अगर आपको रोस्टेड पीनट्स यानी जो मूंगफली होती हैं उनको अगर आप बड़ा करके, उनको अगर आप रोस्ट करके खाएंगे तो आपको बड़ा मज़ा आता है विंटर में. हाँ, क्योंकि ये अ परफेक्ट बैलेंस इज़ नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट. एंड जो एक परफेक्ट बैलेंस है वो हम दोनों वो नेचुरल एनवायरनमेंट और ह्यूमन एनवायरनमेंट के बीच परफेक्ट एक बैलेंस बना हुआ है. ह्यूमन्स मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज द एनवायरनमेंट इन हार्मोनियस वे. ह्यूमन्स को सीखना चाहिए कि वो अपने एनवायरनमेंट को एक शांति की तरह ज़िंदगी को कैसे जिए. फिर उसके बाद न्यूरी.
एक लड़की का नाम है न्यूरी। अ गर्ल फ्रॉम मिजोरम फ्रॉम रवीज क्लास ऑफन टॉक्स अबाउट द लश ग्रीन सराउंडिंग्स। यानी जो न्यूरी लड़की होती है मिजोरम से, वो भी रवि की क्लास में टॉक करती है लश ग्रीन सराउंडिंग्स के उसके प्लेस के बारे में। सीइंग रवि अपसेट एट हैविंग लॉस्ट हिज प्लेग्राउंड्स। यानी रवि को देखते हैं कि वो दुखी है अपने प्लेग्राउंड को खोते हुए, न्यूरी ने उसको इनवाइट किया और अपने घर बुलाया। इनवाइटेड हर स्टे ड्यूरिंग द कमिंग वेकेशन। रवि टीचर आज द स्टूडेंट्स टू ड्रॉ द लैंडस्केप। रवि की अध्यापिका ने बोला कि एक लैंडस्केप बनाओ जिसमें हाउसेस और एक्टिविटीज़ ऑफ पीपल और प्लेसेस जहाँ वो जाते हैं और हॉलीडेज़ में कहाँ जाते हैं, उन सब की एक लैंडस्केप बनाओ। चलो, अगर आपको अच्छे से ये चैप्टर समझ आ गया तो ना मेरा अगला वीडियो ज़रूर देखना जिसमें मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स भी समझाऊंगा। ठीक है, तो प्लीज़ मैं आपसे बोलता हूँ कि प्लीज़ मेरा ये वीडियो को लाइक कर देना और प्लीज़ सब्सक्राइब करना।